सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, दिस इज डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर। हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार PCSC, SSC बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर सेना भर्ती योजना और KBC सीजन 14 के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनाए जा सकते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, DCIS इंस्टीट्यूट। अपना पहला सवाल है दोस्तों कि बिजो एमनुअल मामला किससे संबंधित है? बाल विवाह से, बी ट्रिपल तलाक से, सी राष्ट्रगान से या डी भूमि विवाद से? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रगान से। ये केरल का एक मामला था जहां दो भाई बहन थे। एक थे बीजू जो 10 वर्ष का लड़का था, उसकी बहन जो थी बीनू वो 15 वर्षीय थी, कक्षा क्लास 10th में पढ़ रही थी। इन दोनों ने केरल में क्या हुआ कि राष्ट्रगान को नहीं गाया। हालांकि ये सामूहिक स्थल पे खड़े हो गए, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है दोनों बच्चों को। तत्पश्चात उनके पिताजी केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन केरल हाईकोर्ट की जो एकल बेंच होती है वो इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर देती है और स्कूल के फेवर में वर्डिक्ट देती है। तत्पश्चात क्या होता है कि ये मामला बड़ी बेंच के पास जाता है और जब पुनः अपील की जाती है तो वहां भी इनको कोई रियायत नहीं मिलती। फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं दोनों लोग, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाना है या नहीं गाना है, ये उसका अपना लाइफ है, जिसके तहत इन्होंने आर्टिकल 19 फर्स्ट और आर्टिकल 25 फर्स्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्कूल के बच्चे को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये मामला सुर्खियों में क्यों चल रहा है? क्योंकि हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब संबंधित विवाद पे सुनवाई कर रहे थे। उस मामले में ये मामला सुर्खियों में आया और जिसके तहत इस मामला का हवाला देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब का मामला जो चल रहा है, अब वो बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते होंगे दोस्तों। ये भारत के संविधान में भाग 5 में आपको मिलेगा। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, नियुक्ति, प्रावधान और उसके शक्तियों का वर्णन है। और आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, यानी यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी वर्डिक्ट देता है तो उसी वक्त वो एक कानून बन जाता है और उससे छोटी जितने वर्डिक्ट होते हैं, जो फैसले होते हैं, उसके निचले फैसले होते हैं, वो सब वही निरस्त हो जाते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला आर्टिकल 129 के तहत एक अभिलेखीय है। आपको वर्जन टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलेंगे वो मिलेंगे उदय उमेश ललित यानी यू ललित जी। ये देश के 49वें चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले 48 नंबर पे जस्टिस एन वी रमन्ना थे, जबकि देश के जो 50वें चीफ जस्टिस होंगे वो DY चंद्रचूड़ होंगे। इनके पिताजी भी 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के। और हाल ही में पंकज मित्तल को जो पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उनको राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और राजस्थान हाई कोर्ट स्थित है राजस्थान के जोधपुर में। दूसरा सवाल है दोस्तों कि कौन सा राज्य अपने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अब आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति से अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी दिल्ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना ने अपने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अब आधार सक्षम बायोमेट्रिक अनिवार्य कर रहा है, यानी अब उससे अटेंडेंस जो है करवाया जाएगा और बायोमेट्रिक तरीके से निगरानी की जाएगी लोगों की। बात तेलंगाना की आइए दोस्तों तो कर लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बनता है देश का। इसमें प्रेजेंट टाइम में 33 जिले हैं। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तिमिलस्से सुंदरराजन। लोकसभा, यहाँ पे विधानसभा की सीटें 119, लोकसभा की सीटें 17 और राज्यसभा में 7 लोग तेलंगाना से चुन के जाते हैं। तेलंगाना में तेलंगाना हाई कोर्ट आपको मिलेगा। यह हाई कोर्ट मिलेगा हैदराबाद में। और हैदराबाद की अगर बात की जाए दोस्तों
तो आपको पता होगा हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ज्वाइंट राजधानी हुआ करती थी। हैदराबाद की स्थापना 1591 में कुतुब अली शाह ने की थी। हैदराबाद में आपको मिलेगा चार मीनार मिलेगा, और चार मीनार की भी स्थापना कुतुब अली शाह ने ही की थी, कुतुब अली शाह ने की थी, और इसकी भी स्थापना 1591 में ही की गई थी। और हैदराबाद के साथ साथ आपको पता है एक हैदराबाद सिटी है, उसके बाद एक सिकंदराबाद सिटी है। हैदराबाद सिकंदराबाद सिटी के बीच में मूसी नदी बहती है। कई बार सवाल पूछा गया है कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर है मूसी नदी। और मूसी नदी हैदराबाद सिकंदराबाद को आपस में जोड़ती है, इसलिए इन दोनों को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद का जो राजकीय जीव है, अगर मैं उसकी बात करूं तो राजकीय जीव है आपका जिंका। जिंका एक हिरण होती है, मैं आपको बता दूं। उसके अलावा एक जो पक्षी है वहाँ का राजकीय पक्षी है जो है तेलंगाना का, वो है पालपिट्टा। पालपिट्टा नामक पक्षी को इन्होंने राजकीय पक्षी घोषित किया है। इसको भारतीय रोलर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ का राजकीय जो वृक्ष है, ये बहुत फेमस वृक्ष है, आप इसे याद कर लीजिए। इसका नाम है जेमी चट्टा। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। अगर आपसे कोई पूछे कि जेमी चट्टा किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, तो आपको बताना है तेलंगाना का। इस वृक्ष की खासियत ये है दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि भगवान जो कौरव लोग थे और पांडव लोग थे, कौरव पांडव के बीच में आपको पता महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो पांडवों ने इस वृक्ष की पूजा करके कौरवों की सेना को परास्त कर दिया था। जबकि एक ये भी बड़ी फेमस कथा है कि दशहरा पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो दशहरा पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है, वो है जेमी चट्टा। जेमी चट्टा तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है, और इसी वृक्ष की पूजा करके पांडवों ने कौरवों की सेना को परास्त किया था। तो ये इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट न्यूज है। केबीसी में आपसे पूछा जा सकता है कौन बनेगा महाकरोड़पति। इस समय सीजन 14 चल रहा है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो तैयारी करते रहें, जिन्होंने नहीं किया है वो अगले सीजन के लिए तैयारी करें हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद का जो चार मीनार है वो किससे बना है, क्योंकि 2018 की मुझे याद है उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा किससे बना हुआ है, ईंट से, लाल संगमरमर से, व्हाइट संगमरमर से या ग्रे संगमरमर से। तो ईंट से बना हुआ था, और बहुत सारे लोगों का सवाल गलत गया था, उसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि हमने लखनऊ में इतने साल रहने के बाद कभी इमामबाड़ा नहीं देखा था। तो ऐसे में आपको नहीं पता चलेगा किससे बना है। तो ऐसे सवाल आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो चार मीनार आपको मिलेगा हैदराबाद में, ये बना है ग्रेनाइट, चूना पत्थर और चूड़ित संगमरमर से। यानी जो ग्रेनाइट होता है व्हाइट कलर का चूना पत्थर होता है, चूड़ित व्हाइट संगमरमर से बना है चार मीनार, जिसे बनवाया था कुतुब अली शाह ने। कब बनवाया था भैया? 1591 में। तेलंगाना जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो उसके राष्ट्रीय उद्यानों में भी बंटवारा किया गया। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के हिस्से में आए। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के हिस्से में आए हैं। मिर्गवानी नेशनल पार्क आया है, महावीर हरिना वनस्थली जो है ये नेशनल पार्क तेलंगाना के हिस्से में आया है। इसके अलावा कासू ब्रह्मानंद रेड्डी जो तेलंगाना में है ये भी नेशनल पार्क तेलंगाना के हिस्से में ही आया। इसके अलावा यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपको पता है देश में इनकी संख्या है 40। हाल ही में गुजरात के धौलावीरा और तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो इसका आंसर होगा शिव। अगर आप कहीं रामप्पा समझ के राम को क्लिक करते हैं आंसर पे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा मंदिर है क्योंकि इसको जिसने आर्किटेक्ट किया था उसके नाम पे है, क्योंकि रामप्पा का शिल्पकार था, यानी इस मंदिर का शिल्पकार थे रामप्पा जी, उनके नाम पे मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर शिव को समर्पित है। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि रामप्पा मंदिर को बनवाया किसने था, तो
कात्केय, आपको पता है कात्केय जो शासक थे उनका शासन हुआ करता था तेलंगाना में। तो कात्केय शासक एक थे, उनका नाम था राजा देवता। इस राजा देवता के एक मंत्री थे रचा रला रुद्र। तो कात्केय शासक राजा देवता के मंत्री रचा रला इंद्र जो थे, रुद्र थे, उन्होंने रामप्पा मंदिर को बनवाया था और रामप्पा मंदिर को रामप्पा जी ने आर्किटेक्ट किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे रामप्पा मंदिर का नाम रामप्पा पड़ा है। और हाल ही में धौलावीरा के साथ इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। हमने बताया आपको कि देश में जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है उनकी संख्या 40। 7 आपको मिलेंगे कल नेचुरल प्राकृतिक 7 हैं और 1 आपको मिश्रित मिलेगा कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा बाकी सभी आपके कल्चरल मिलेंगे। दोस्तों मंदिर से याद आया कि कुछ और प्रमुख मंदिर हैं तेलंगाना में, हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे तेलंगाना में आपको बिरला मंदिर मिलेगा। बिरला मंदिर आपको दिल्ली में भी मिलेगा, आप करोल बाग के पास जाएंगे वहां पे भी मिलेगा। तो बिरला मंदिर आपको तेलंगाना में मिलेगा। इसके अलावा एक मंदिर है अनंत पद्मनाभ। अगर आपसे कोई पूछे अनंत पद्मनाभ मंदिर कहाँ है तो तेलंगाना में है। ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। और मैं आपको बता दूं तेलंगाना का अनंत पद्मनाभ मंदिर जो है ये अनंतगिरी पहाड़ी तेलंगाना में है और उस पहाड़ी के बीच में जो मूसी नदी निकलती है, आपको पता है जो मूसी नदी हैदराबाद जिसके किनारे बसा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि मूसी नदी कहाँ से निकलती है तो अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसी अनंतगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित है अनंत पद्मनाभ मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और एक बहुत फेमस मंदिर है तेलंगाना का राजा राजेश्वर मंदिर, आपको पता होगा राजा राजेश्वर मंदिर। ये मिलेगा आपको करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहां पे है राजा राजेश्वर मंदिर। और दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी के तट पे एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है बसारा मंदिर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बसारा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो अब तेलंगाना में है। और अधिकतर सवाल ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी को आपको पता है कि 1465 किलोमीटर लंबी है। और ये नदी जो त्रियम्बक पहाड़ी है वहां से निकलती है। तो इस नदी के किनारे स्थित है बसारा मंदिर। गोदावरी की बात आई, थोड़ा दोस्तों गोदावरी की बात कर लेते हैं। गोदावरी क्या है, एक गोदावरी नदी को लेके 4 राज्यों में विवाद चल रहा है। एक तो आंध्र प्रदेश है जहां गोदावरी नदी को लेकर विवाद चल रहा है, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका कर्नाटक। यानी गोदावरी जल विवाद बंटवारा को लेके, जहाँ के पानी के बंटवारा को लेके गोदावरी जल को, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक राज्यों में विवाद चल रहा है इसे लेके। और मैंने बताया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये 1465 किलोमीटर है। और दूसरी बात की जाए तो कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी जो है ये 1400 किलोमीटर है, ये महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के पास, जबकि गोदावरी जो है ये त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, 1465 किलोमीटर ये है। और ये दोनों नदियां जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और दोस्तों जो कृष्णा नदी है जिसको हमने बताया कि ये भी तेलंगाना से बहती है, ये कृष्णा नदी हमने आपको बताया कि महाबलेश्वर से निकलती है, ये 1400 किलोमीटर हमने आपको ये भी बता दिया। लेकिन आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी के पास जाके डेल्टा बनाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपसे कोई पूछ ले कि इनमें में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। और ये डेल्टा कहाँ पे बनाती है, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे जाके, जब वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश के पास। और जिस तरह हमने बताया कि गोदावरी जल विवाद बंटवारा चल रहा है, ऐसे कृष्णा नदी जल विवाद का भी मुद्दा है, क्योंकि कृष्णा नदी का मुद्दा काफी फेमस है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृष्णा नदी जो विवाद न्यायाधिकरण इसकी स्थापना हुई थी, न्यायाधिकरण इसकी स्थापना की गई थी
1969 में, यानी 1969 में इस नदी को लेकर जल विवाद चल रहा है। और ये विवाद जो है 3 राज्यों में है मोस्टली। एक तो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, अब तो तेलंगाना हो गया है, और कर्नाटक में। इन 3 राज्यों में कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके तहत एक न्याय अधिकरण की स्थापना हुई थी 1969 में, कि ताकि कृष्णा नदी के जल विवाद को सुलझाया जा सके। कृष्णा नदी पे 2 फेमस जलप्रपात हैं। एक है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो आपको बताना है कृष्णा नदी पे। और एक है श्रीरंगपट्टनम, ये जलप्रपात भी आपको मिलेगा कृष्णा नदी पे। श्रीरंगपट्टनम से याद आ जाता है कर्नाटक युद्ध, याद कीजिए, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान, आपको पता है कि लड़ते लड़ते श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो जाते हैं अंग्रेजों से। आप बताना मुझे कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, 1 2 3 4। पहले में आपको पता है हैदर अली साहब लड़ते हैं, टीपू सुल्तान होते हैं, ठीक। लास्ट में क्या होता है, रंगपट्टनम की रक्षा करते करते किसकी डेथ हो जाती है, आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। बात थोड़ा ब्रीफली कर लेते हैं गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी को तेलंगाना की जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ पर गुरुवाड़ी निजाम सागर बांध आपको मिलेगा गोदावरी पे, अहमद बैराज बांध गोदावरी पे है, राम सागर बांध भी गोदावरी पे है, पल्ली परियोजना चलाई जा रही है गोदावरी पे, और श्री राम भीम परियोजना अगर आपसे पूछे कोई किस नदी पे है तो यू हैव टू से गोदावरी। अली सागर परियोजना भी गोदावरी पे चलाई जा रही है। कृष्णा नदी की बात करूं तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कौन नहीं जानता। नागार्जुन बांध परियोजना जो है ये चलाई जा रही है कृष्णा नदी पे। और जुराला परियोजना अगर आपसे कोई पूछे कहाँ चलाई जा रही है तो ये भी कृष्णा नदी पे। इसके अलावा सरला परियोजना अगर आपसे कोई पूछे किस नदी पे तो कृष्णा नदी पे। और जामा परियोजना और श्रीशैलम परियोजना भी कृष्णा नदी पे चलाई जा रही है तेलंगाना में। और हमने आपको पहले ही बताया कि कृष्णा नदी पे 2 प्रमुख जलप्रपात हैं, एक शिव समुद्रम जलप्रपात है, एक रंगनापट्टनम जलप्रपात है। और कृष्णा नदी विवाद अधिकरण की स्थापना 1969 में हुई थी, जहां महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को लेकर जल विवाद चल रहा है। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है तेलंगाना से दोस्तों कि निजाम सागर बांध किस नदी पे बना है। निजाम सागर बांध किस नदी पे बना है। कुछ लोग गोदावरी लगा देते हैं, कुछ लोग कृष्णा लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है मंजीरा नदी। तो मंजीरा नदी जो मूसी नदी की सहायक नदी है, ये आपको मिलेगा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना में, वहां पे। तो मंजीरा नदी पे बना है निजाम सागर बांध। ना तो आपको मूसी लगाना है, ना आपको कृष्णा लगाना है, ना आपको गोदावरी लगाना है, और इसका सही आंसर होगा मंजीरा नदी। तो मंजीरा नदी पे निजाम सागर बांध बना है निजामाबाद तेलंगाना में। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग दिए गए हैं तेलंगाना में, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे नारायण पेंट हैंडलूम साड़ी, अगर आपसे कोई पूछे कि नारायण जो पेंट हैंडलूम साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। इसके अलावा बात करूं, एक साड़ी है पोचमपल्ली या पोचमपल्ली के नाम से जानिए। पोचमपल्ली नामक साड़ी जिसको जीआई टैग मिला है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है इसको, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से, ठीक है। जैसे आपने सतालू आम सुना होगा, दशहरी आम सुना होगा, ऐसे तेलंगाना में एक फेमस आम है जिसको जीआई टैग मिला है कृषि के क्षेत्र में, उसका नाम है बानोगो ना पल्ले। थोड़ा साउथ के नाम क्या होते हैं कि थोड़े टफ होते हैं, तो बानगा नो पल्ले जो आम है इसको जीआई टैग मिला है, और ये आम है तेलंगाना का। जबकि बात कर लें दोस्तों, एक है वर्ल्ड वाइड सेंचुरी जो होती है वन्यजीव अभ्यारण्य में, इसमें यहां पे जानते हैं एक हुसैन सागर झील मिलेगा आपको। हुसैन सागर झील, ये हुसैन सागर झील एक वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, और ये एक कृत्रिम झील है। अगर आपसे कोई पूछे कि हुसैन सागर जो झील है ये प्राकृतिक झील है या कृत्रिम झील है, तो आपको बताना कृत्रिम झील है। और तेलंगाना से एक फेमस क्वेश्चन
जो मल्टी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं कि कोया जनजाति किस राज्य में रहती है। कोया जनजाति किस राज्य में रहती है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में रहती कोया जनजाति। और कोया जनजाति का एक त्योहार है जिसको जतारा त्योहार कहते हैं। जतारा त्योहार यह ऐसा त्योहार है जो पूरी दुनिया भर में फेमस है, या ये बोलें कि सबसे पुराना जो त्योहार माना जाता है वो जतारा त्योहार माना जाता है, कोया जनजाति का है। जबकि अगर भारत से आपसे कोई पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो जारवा जनजाति है। जैसे कोया जनजाति आपका तेलंगाना में पाई जाती है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो जारवा जनजाति है। और ये जान के आपको खुशी होगी कि यह जारवा जनजाति भारत में पाई जाती है। भारत में कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। और विश्व की जो सबसे छोटी जाति की जनजाति है वो है बैगा जनजाति। सबसे छोटी जनजाति जो है विश्व की, मतलब वो बैगा जनजाति है। बैगा जनजाति आपको मिलेगा एमपी में लोग मिलेंगे, झारखंड में आपको बैगा जनजाति मिल जाएगी, बिहार में आपको मिल जाएगी, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का कुछ जो निचला हिस्सा है, जैसे आपको मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, उन इलाकों में बैगा जनजाति मिल जाएगी। यहाँ सबसे छोटी हाइट की जनजाति जो होती है वो बैगा जनजाति के लोग होते हैं। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो आपको बताना है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो होती है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे आती है भील जनजाति। तो सबसे ज़्यादा जनजाति जो भारत में पाई जाती है उनकी संख्या है गोंड जनजातियों की। दूसरी सबसे ज़्यादा जनजाति जो है भील जनजाति है। इसके अलावा हमने बात की दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति जो है वो जारवा जनजाति है, जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। हमने इसके अलावा बात की आपसे कि तेलंगाना में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कोया जनजाति पाई जाती है। कोया जनजाति का एक प्रसिद्ध त्योहार है, हमने आपको बताया जतारा। तो जतारा किस जनजाति का त्योहार है, तो कोया का। और इनका एक त्योहार और है मेदारम। तो ये था दोस्तों तेलंगाना से संबंधित कुछ न्यूज। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि किसे रसायन और उर्वरक पर संसदीय पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए अधीर रंजन चौधरी, बी मल्लिकार्जुन खड़गे, सी शशि थरूर या डी बृजभूषण शरण सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शशि थरूर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रेस में अपने आप को नामांकित किए हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ अब शशि थरूर भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के होड़ में हैं। तो इन्हें बनाया गया है रसायन उर्वरक संसदीय पैनल का अध्यक्ष। दोस्तों एक ऐसे नेता हैं भारत के शशि थरूर जिनका जन्म लंदन में हुआ, भारत में नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं इनका जन्म जो हुआ है वो लंदन में हुआ है। इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1956 को लंदन में इनका जन्म हुआ। इनकी 3 पत्नियां थीं। एक थी तिलोत्तमा मुखर्जी थी, उनसे इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद एक थी क्रिस्टा गिल्स, तो क्रिस्टा गिल्स से भी इनका डिवोर्स हो गया। बाद में एक थी इनकी पत्नी थी सुनंदा पुष्कर। आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि सुनंदा पुष्कर का क्या हुआ था कि 14 जून 2014 को दिल्ली के जो चाणक्यपल्ली लीला होटल है उसमें निधन हो गया था। और निधन में इनकी हत्या का साजिश की आशंका की गई, जिसके तहत शशि थरूर के ऊपर मामला भी चला। तो इसलिए ये चीज़ याद रख के रखना, थोड़ा सुर्खियों में रहेगा, अच्छा लगेगा। शशि थरूर की बात की जाए दोस्तों तो एक लेखक हैं। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी अंधकार, जो ब्रिटिश ने भारत पे राज किया। इन्होंने लिखी थी 2018 में, जिसके लिए 2019 में इनको इसी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और 2018 में इनकी एक पुस्तक आई थी मैं हिंदू क्यों हूँ, वाई आई एम हिंदू। अगर आपसे कोई पूछे वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी है, तो शशि थरूर ने लिखी थी 2018 में। ये काफ़ी फेमस हुई थी। इसके अलावा 2018 में एक पुस्तक इनकी और आई थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आई थी। और ये मनमोहन सिंह के जी के ऊपर आधारित पुस्तक थी जिसको शशि थरूर जी ने लिखा था। शशि थरूर ने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे भारतीय समाचार पत्रों में काम किया है। इसके अलावा बिजनेस की बात करूं दुनिया में, तो इन्होंने
अमेरिका का जो प्रतिष्ठित अखबार है वाशिंगटन टाइम, उसमें भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा द एशियन एज नामक एक समाचार पत्र एजेंसी है, उसमें इन्होंने काम किया है। और इनको 1976 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय पत्रकार से सम्मानित किया गया था, जबकि एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था 1998 में इनको एक्सीलेसियर अवार्ड दिया गया था। एक्सीलेसियर अवार्ड दिया गया था 1998 में। 2009 में भारत गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शशि थरूर जी को 2009 में। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। और 2 देशों ने अपना सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया। जैसे भारत में सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, इसी तरह शशि थरूर को 2 देशों ने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। इसमें एक तो है स्पेन। सबसे पहले स्पेन ने 2012 में जो वहाँ के राजा हैं चार्ल्स III, उनके द्वारा दिया गया था, यानी स्पेन का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड। इसके अलावा हाल ही में फ्रांस ने अपने सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की शशि थरूर जी को। तो ये भी इनसे संबंधित न्यूज याद रखिएगा आप। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी, एक तो बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी जो है, बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी आपको ये मिलेगा आई थिंक हंगरी में। इसने शशि थरूर जी को इतिहास में, हिस्ट्री में मानक उपाधि दी है। इसके अलावा पुजेट साउंड यूनिवर्सिटी एक है, इसने भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में मानक उपाधि दी है शशि थरूर को। तो शशि थरूर पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको 2 दुनिया के विश्वविद्यालयों ने अलग अलग, एक हिस्ट्री में, एक अंतरराष्ट्रीय मामलों में मानक की उपाधि दी है। 2 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। और 1976 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय पत्रकार से नवाजा गया था। और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था और राजनयिक के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। यूनाइटेड नेशन में ये अपर महासचिव रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशन में अपर महासचिव ये किस मामलों से थे, तो सूचना और सार्वजनिक संचार और सार्वजनिक सूचना से संबंधित अपर महासचिव यूनाइटेड नेशन में थे शशि थरूर जी। और 1978 से लेकर 2007 तक ये यूनाइटेड नेशन में कैरियर अधिकारी के तौर पे काम किया। और 2009 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब से ये अपने राजनीतिक करियर में कार्य कर रहे हैं। और भूलना मत दोस्तों, एन इरा डार्कनेस के लिए, अंधकार वाला जो है, एन इरा डार्कनेस के लिए 2019 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शशि थरूर जी को। तो ये थी कि शशि थरूर से संबंधित न्यूज। मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी इनफ होगा। अपना चौथा सवाल है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है? ए उत्तर प्रदेश में, बी गुजरात में, सी हिमाचल प्रदेश में या डी उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है मोदी जी ने, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में अभी दौरे पे थे। आपको पता है होगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है। कल शाम को जो हमारे चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, तो राजीव कुमार जी ने कल शाम को हिमाचल प्रदेश में चुनाव कब होगा इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से मोदी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे, जहां उन्होंने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। बात अगर हिमाचल प्रदेश की आए दोस्तों, बात कर लेते हैं। 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और जयराम ठाकुर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 68 है, लोकसभा में 4 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की बात करें तो 3 लोग राज्यसभा से चुनके, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से चुनके जाते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि के आधार पे सीटों का चयन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ से प्लस जनसंख्या है, तो यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 403 मिलेगी आपको। हालांकि 2 रिजर्व होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है उतना ज़्यादा सीटें होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की दोस्तों,
तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें दोस्तों, तो 1984 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। 1999 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, जबकि 2014 में इसको यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी था, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बना और 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। अब दोस्तों, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आई है, तो मैंने आपको बताया कि 40 वर्ल्ड हेरिटेज हैं इंडिया में। मैनी टाइम मैंने आपको बताया, आप सभी को याद हो गया होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक है कालका शिमला स्टेशन, याद कर लीजिए, कालका शिमला रेलवे स्टेशन, जो आपको पता है पहाड़ों की काट को बनाया गया था, यानी ये ब्रिटिश काल में बनाया गया एक रेलवे स्टेशन था। 1903 में इसका निर्माण किया गया था, कालका शिमला रेलवे स्टेशन का, और ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा बनाया गया था और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया यूनेस्को ने। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश पता है काफ़ी नदियाँ बहती हैं वहाँ पे, तो जो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है उस पर कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें आप अलग अलग किताबों में सर्च करते हैं, मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। जैसे सूरकाली परियोजना अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पे है, सतलज। नापता झाकरी परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है, सतलज। नोट ख्वाब परियोजना, सतलज। रुकती जल परियोजना किस नदी पे है, सतलज। रोक टोक, ये छड़कम होगा, यहाँ पेड़ा होगा, छड़कम परियोजना जो है, छड़छम परियोजना, ये भी सतलज नदी पे चलाई जा रही है। और रामपुर जल विद्युत परियोजना अगर आपसे पूछे किस नदी पे चलाई जा रही है, सतलज। कोल परियोजना, इसको कोल नदी से रिलेट मत करना, ये भी सतलज नदी पे चलाई जा रही है। और भाखड़ा नागर बांध तो सब जानते हैं सतलज नदी पे चलाई जा रही है। तो सतलज नदी पे ये प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर लें आप। सूर्यकाली परियोजना सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में, नापता झाकरी सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में, ख्वाब परियोजना जो चल रही सतलज नदी पे, रुकती जल परियोजना ये भी सतलज नदी पे, रोक टोक परियोजना सतलज नदी पे, और राम जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध परियोजना भी सतलज नदी पे, आपको पता है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। दूसरी प्रमुख नदी है दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी पे गज जल परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि पोंग बांध बानर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे, तो ब्यास नदी पे। और सान पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे चलाया जा रहा है, तो ब्यास नदी पे। बस्ती स्थापत्य परियोजना भी ये मुद्रा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और धौला सिद्ध परियोजना किस नदी पे चलाया जा रहा है, तो ब्यास नदी पे। ये सारी परियोजनाएं ब्यास नदी पे चलाई जा रही है। और किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण नदी और है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। चिनाव नदी की बात आपने सुनी होगी, तो ये छतरू जल परियोजना चिनाव नदी पे चलवाया जा रहा है। सैली जल विद्युत परियोजना चिनाव नदी पे है। रोवाली जल विद्युत परियोजना चिनाव नदी पे है। और रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पे कुठेर परियोजना, चमेरा परियोजना, बड़ा खंड परियोजना, चमेरा सेकंड परियोजना। होली जल परियोजना किस नदी पे है, तो रावी। और हिब्रू परियोजना किस नदी पे चलाया जा रहा है, तो रावी नदी। और मच्छी परियोजना भी रावी नदी पे चलाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, आप पॉज करके सुन सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। छोटी नदी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नदी आपकी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, क्योंकि बड़ी बाटा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है। अगर आपके सामने ऑप्शन रखा जाए चिनाव, झेलम, सतलज, रावी, तो आप उसी पे लगा के आएंगे, लेकिन इसका सही आंसर है बीर नदी। रेणुका जल विद्युत परियोजना भी बीर नदी पे है। आपको पता है रेणुका एक आर्द्र भूमि है, जो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है वो रेणुका ही है। जबकि सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की बात की जाए तो सुंदरबन जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में वो है। भगवान परशुराम परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है, तो आपका आंसर होगा बीर नदी। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। भारत में टोटल रामसर साइट है 75। ओके, 3 रामसर साइट मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में।
पोंग बांध झील रामसर साइट में है, चंद्रताल झील जो है रामसर साइट, और रेणुका वेटलैंड की हमने बात की आर्द्रभूमि की, ये भी रामसर साइट है। रामसर साइट की बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के राम शहर में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, वहां से निकल के आया रामसर साइट। अगर भारत की बात की जाए दोस्तों तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। लेटेस्ट रामसर साइट की बात की जाए तो बखीरा जो पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में उसे दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं। पता है जीआई टैगों की शुरुआत 2003 में एक एक्ट के तहत की गई थी। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो जीआई टैगों में कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश का, उसे जीआई टैग मिला है। हिमालयन जो चुल्ली आयल है उसको भी जीआई टैग मिला है। कुल्लू शॉल लोगो को और कुल्लू शॉल दोनों को, एक तो कुल्लू शॉल लोगो मिलेगा, एक कुल्लू शॉल मिलेगा, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा की पेंटिंग जो है, पता है कि हिमाचल प्रदेश में चित्रकला को लेके काफी महान उपलब्धियां हुई है। वहां के महाराजा जो थे संसार चंद, जिनको कांगड़ा चित्रकला के विकास के लिए अमूल्य योगदान दिया था इन्होंने, महाराजा संसार चंद ने, इसलिए कांगड़ा में पेंटिंग बड़ी फेमस है और इस पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। चंबा में एक रूमाल है, उसको भी मिला है, ये रूमाल है, रूमाल नहीं है। और किन्नौरी शॉल को भी जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना में हैं, आप पता है शिवसेना को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, बाला साहब के नाम से है। एक तो जो शिंदे गुट हैं, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी, उनको भी शिवसेना करके कुछ नाम दिया गया है, हालांकि मैंने अभी याद नहीं किया, थोड़ा मैं कंफ्यूजन हूं। और एक उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है, एक फाड़ उसका हो गया। इन दोनों शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना पार्टी है उसको कौन सा सिंबल मिला है, चुनाव चिन्ह मिला है? क्योंकि आपको पता है कि शिवसेना का जो राज चिन्ह था उसको चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था। हमने आपको बताया था कि चुनाव आयोग के पास एक पावर है, चुनाव चिन्ह वितरण आदेश करके 1968 में एक एक्ट आया था, उसके तहत आर्टिकल 15 का यूज करके चुनाव चिन्ह जो है शिवसेना का उसको फ्रीज कर दिया था चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, किसकी स्थापना हुई थी 1950 के आसपास। पहले जो चुनाव आयोग थे हमारे सुकुमार सेन थे, इस समय जो है राजीव कुमार जी हैं। और लेकिन आपको इसमें ये बताना है कि इनका राजकीय चिन्ह क्या है, तीर धनुष है, जलती मशाल है, या ढाल तलवार है, या शंख है। तो इसका सही आंसर है जलती मशाल, जो ये मिला है शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को, और जो ढाल और तलवार है ये मिला है एकनाथ शिंदे जी को। जबकि शंख की बात करें तो शंख ये जो आपको बीजू जनता दल मिलेगा, बीजू जनता दल जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी उड़ीसा में, ये बीजू जनता दल का चुनाव चिन्ह है शंख। जबकि तीर और धनुष पहले शिवसेना का हुआ करता था, अभी फ्रीज हो गया, नहीं बचा। जलती मशाल मिला उद्धव ठाकरे को और ढाल और तलवार मिला है एकनाथ शिंदे जी को। शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है जो महाराष्ट्र तक ही सीमित है और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। तो अगर आपसे कोई पूछे शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी, तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। साथ में 1 मई 1960 को गुजरात की भी स्थापना हुई थी, जब सिंध प्रांत को मुंबई से अलग किया गया था। महाराष्ट्र जो है इसकी 2 राजधानी है, एक तो मुंबई है, हम सभी जानते हैं, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और एक महाराष्ट्र की राजधानी आपको मिलेगा नागपुर जो है शीतकालीन राजधानी है। नागपुर में हेडक्वार्टर मिलेगा आपको आरएसएस का, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और 1925 में एक कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की भी स्थापना हुई थी। जो महाराष्ट्र है मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, डिप्टी जो सीएम है आपको वो देवेंद्र फडणवीस मिलेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र में विधानसभा की जो सीटें कितनी हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सुर्खियों में था। तो 268 विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में। विधान परिषद भी है यहाँ पे जिसमें 78 सीटें हैं।
महज कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सबके पास केवल विधानसभा है। और जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपको पता है कि जो सतपुड़ा रेंज है वहाँ पे पाया जाता है विशाल गिलहरी, और विशाल गिलहरी को इन्होंने अपना बनाया है राजकीय जीव। जबकि राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है वो है आम, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि और किस राज्य का भी राजकीय वृक्ष आम है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, जैसे तडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अगर आपसे कोई पूछे तो महाराष्ट्र में है। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान ये एक टाइगर रिजर्व भी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ये मुंबई और थाड़े में है। मुंबई प्लस थाड़े जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क मिलेगा आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक गूंगाबल राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे कोई पूछे गूंगाबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में कहाँ है तो अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश में भी है, उससे रिलेट मत करना। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है, और ये अमरावती महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। और मेलाघाट टाइगर रिजर्व इसी के अंदर है। एक खबर और बता दें दोस्तों, ये गूंगाबल जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो सतपुड़ा हिल्स है, इस सतपुड़ा हिल्स के भीतर है। तो अगर आपसे कोई आपसे पूछता है कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है उस पहाड़ी के भीतर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो है गूंगाबल राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान और बहुत फेमस है यहाँ पे, नवेगांव। अगर आपसे कोई पूछे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में। नवेगांव की बात करें दोस्तों, ये गोंदिया जिले में पड़ता है। यहाँ पे एक शांत झील भी है जो काफी फेमस है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जी हाँ सुन लीजिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, इसको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान से रिलेट मत करना, क्योंकि सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र में मिलेगा। और ये जो अभ्यारण्य है ये नवेगांव जो आपका नेशनल पार्क है उसी नेशनल पार्क के भीतर में है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, गूंगाबल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान में आपको दलदली मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, और यहीं पे आपको मिलेगा संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कन्हेरी की गुफाएं मिलेगी। तो कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। अगर पूछ ले किस राष्ट्रीय उद्यान के पास में है तो संजय गांधी। और टाइगर रिजर्व की बात की जाए दोस्तों, पता है कि टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में जब सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम का, उसके बाद 1973 में भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्ट की थी, जिसके तहत देश में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो महाराष्ट्र में आपको एक मिलेगा मेलाघाट। मेलाघाट 1974 में ये पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा जो 1999 में बनाया गया था। और नवेगांव जो आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, नवेगांव टाइगर रिजर्व भी है। तो आप अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान दोनों है तो आपको बताना नवेगांव। और ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2013 में, तो काफी लेटेस्ट है, इसलिए याद रखिएगा इसे आप। कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर लेते हैं यूनेस्को की, जो महाराष्ट्र में है। जैसे अजंता की गुफा 1983 में, दरअसल महाराष्ट्र में कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए। जैसे सबसे पहले एलिफेंटा की गुफाओं को किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पाई जाती? महाराष्ट्र में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा, ये भी 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज घोषित की जाती है। इसके अलावा 1983 में ही एलोरा, अजंता और एलिफेंटा, ये 3 प्रमुख जो गुफा हैं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1983 में। और अगर आपसे सवाल पूछे कि महाराष्ट्र में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं तो उसका आंसर है 5। 3 मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक एलोरा की गुफा, एक अजंता की गुफा, एक एलिफेंटा की गुफा। ये 3 गुफाएं जो हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं महाराष्ट्र की। इसके अलावा 2 मोमेंटम को किया गया था। एक तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को किया गया था 2014 में। इसके अलावा विक्टोरियन गोथक चर्च का नाम आपने सुना होगा, विक्टोरियन गोथक को भी
वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो अजंता इलोरा और एलिफेंटा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरियम गोथन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब चलते चलते महाराष्ट्र के रामसर साइट को देख लेते हैं। जैसा कि हमने एक वादा किया है कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जिससे जो जीके है उसको कंठस्थ याद कराएंगे। तो एकमात्र ठाणे क्रीक ये रामसर साइट है महाराष्ट्र का, जबकि आपको पता है देश में बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी संख्या 18। तो एक है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है आपसे कि जब कोई बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो उसके अंदर कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने वर्ल्ड वाइड सेंचुरी है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुड़ा रेंज जो आता है, पूरा का पूरा जो सतपुड़ा रेंज है ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आता है। होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा ये 3 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। और पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें पंचमढ़ी एक अभ्यारण्य आता है, वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है आपका, ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमारा पंचमढ़ी है, सॉरी पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें पंचमढ़ी अभ्यारण्य आएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क आता है। और एक उड़न गिलहरी, भारतीय जो उड़न गिलहरी पाई जाती है सतपुड़ा रेंज में, वो भी यहाँ पे काफी भारी मात्रा में पाई जाती है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व महाराष्ट्र में है। टोटल भारत में कितनी संख्या इनकी? 18। एक महत्वपूर्ण मंदिर बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, उस चलते चलते उसका बात कर लेते हैं। मुंबा देवी मंदिर। अगर आपसे कोई पूछे कि मुंबा देवी मंदिर कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है। इसको अंबाजी मंदिर से मत जोड़ना, क्योंकि अंबाजी मंदिर गुजरात में मिलेगा जो 51 शक्तिपीठ है उसमें शामिल है। और एक सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है लोनार झील, क्योंकि एक क्रेटर झील है। लोनार झील का मतलब जैसे ऊपर से उल्कापिंड जब आके गिरा था तो इस झील का निर्माण हुआ था। और एक ये खारे पानी की झील है। लोनार झील कौन सी है? खारे पानी की झील है जो महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील है। और महाराष्ट्र में ताप्ती नदी, गोदावरी, भीमा और कृष्णा ये प्रमुख नदियां हैं महाराष्ट्र की। तो ये थी महाराष्ट्र से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी आपके लोगों के लिए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा भारतीय बल्लेबाज दूसरे स्थान पे आ गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या दिनेश कार्तिक? तो जो सूर्य कुमार यादव हैं अपने अच्छी परफॉर्मेंस के कारण ये पूरी दुनिया में T20 रैंकिंग में सेकंड पायदान पे हैं। फर्स्ट पायदान पे है पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, जबकि थर्ड पायदान पे हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। और बाबर आजम को पीछे छोड़कर सूर्य कुमार यादव ने दूसरा स्थान हासिल किया है T20 आईसीसी रैंकिंग में। आपको आईसीसी पता होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। जबकि भारत में क्या है? बीसीसीआई है। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली। और भारत में जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वो हैं रोहित शर्मा, जबकि भारतीय पुरुष टीम के जो कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं। महिलाओं के तुषार अटले हैं। और पहली बार विश्व कप खेला गया था आईसीसी का 1975 में। और भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था 1983 में, आपको पता होगा, वेस्ट इंडीज को हमने हराया था। अब तक भारत 2 बार 1983 में, इसके अलावा 2011 में हमने श्रीलंका को हरा के महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में आईसीसी की ट्रॉफी उठाई थी। और इस साल आईसीसी T20 क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है भारत। आईसीसी के साथ साथ अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में, जिसका कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा से भव्य उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है दोस्तों कि एयरटेल कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5G सेवाओं को कितने शहरों में लॉन्च किया है? A3, B5, C8 या D10? तो एयरटेल कंपनी ने 8 शहरों में 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया है। और ये कहा है कि जो 4G के सिम है, जो 4G का सिम है उसी सिम पे 5G सेवाओं को उपलब्ध कराएगा एयरटेल कंपनी। आपको बता दें दोस्तों जानकारी के लिए कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु,
हैदराबाद, सिलीगुड़ी जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा नागपुर और वाराणसी में लॉन्च किया है 5G सेवाओं को एयरटेल ने। तो काफ़ी बड़ी खुशी है भारतीयों के लिए कि एयरटेल कंपनी ने 5G को 8 शहरों में लॉन्च कर दिया गया है। आप अगर एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, अब आप 5G सेवाओं का यूज कर सकते हैं। और एक जानकारी चलते चलते बता दूं दोस्तों कि हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था, यानी वो था क्या बोलते शहर था जहां 5G का परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले 5G का परीक्षण कहाँ किया गया, कौन से शहर में? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हालांकि एयरटेल ने अभी 8 राज्यों में 5G सेवाओं का शुरुआत किया है जब पायलट प्रोजेक्ट, तो उसमें हैदराबाद भी शामिल है, लेकिन पहला जो शहर था वो था हैदराबाद। और भारत में पहली 5G जो कनेक्टेड एम्बुलेंस है उसका भी संचालन कर दिया गया है अपोलो हॉस्पिटल में। 8वां सवाल है दोस्तों कि चौथी जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलाई गई? अहमदाबाद से मुंबई, दिल्ली से वाराणसी, या दिल्ली से कटरा, या ऊना से दिल्ली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊना से दिल्ली तक चलाई जाएगी चौथी वंदे भारत ट्रेन। इसको पहले हम ट्रेन 18 के नाम से जानते थे क्योंकि 18 महीनों में बनके तैयार हुआ था। और आपको पता है कि चेन्नई की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है वंदे भारत को। 18 महीनों में तैयार होने के कारण इसको ट्रेन 18 भी नाम दिया गया था। इसमें वो सभी अत्याधुनिक सेवाएं हैं जो दुनिया के हाई इनकम वाले देशों में, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, जापान के बुलेट ट्रेन से भी बेहतर। अभी आपको पता है कि भारत की वंदे ट्रेन ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्पीड में। आपको बताना है कमेंट करके दोस्तों कि कितनी स्पीड के साथ चली थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहला जो वंदे भारत ट्रेन चलाया गया था ये दिल्ली से लेकर वाराणसी तक चलाया गया था। दूसरा जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी ये दिल्ली से लेकर कटरा तक चलाई गई थी। तीसरा वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई गई थी। और चौथी वंदे भारत ट्रेन ये ऊना से दिल्ली तक चलाई गई है। ये जब ऊना से चलेगी तो अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहब से होते हुए आएगी, 2-2 मिनट का स्टॉपेज होगा और दिल्ली में पहुंच जाएगी। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बेहतर तो मुहैया भारत के द्वारा, एक बेहतर खुशी भारत को, भारत के सरकार के लिए, भारत देश के लिए, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत अब उसका चौथी ट्रेन संचालित हो चुकी है ऊना से लेके दिल्ली के बीच में। वंदे भारत ट्रेन की एक खासियत दोस्तों ये है कि इसमें 80% जो भाग है वो स्वदेशी है, यानी 80% अपने देश का है, मेड इन इंडिया है। केवल 20% जो पुर्जे हमने बाहर से आयात किए हैं। और पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे कोई पूछे तो 15 फरवरी 2019 को पहली बार वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में। अगला सवाल है दोस्तों कि न्यायमूर्ति प्रसन्ना वाले को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? हाई कोर्ट कौन सा ऐसा राज्य है जिसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति प्रसन्ना वाले? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति प्रसन्ना वाले। और हाल ही में आपको बताया कि राजस्थान के भी चीफ जस्टिस चेंज हो गए हैं। अभी हो गए हैं पंकज मित्तल पहले जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस थे, अब वो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। और जबकि कर्नाटक के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति प्रसन्ना वाले। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 12 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस। सबसे पहले 1976 में इसको मनाया गया था, शुरुआत हुई थी। तो आज का अपना सवाल दोस्तों जितना था उसको मैंने कवर किया, उससे संबंधित जो जानकारियां थी मैंने उसे कवर करने की संक्षिप्त में कोशिश की। हालांकि आप लोगों के लिए वीडियो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमने बहुत कम कोशिश की है कि राज्यों से संबंधित आपको ज्ञान बताएं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है। लेकिन मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है दोस्तों कि करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक्स जीके होता है उसको साथ साथ में लिखे चलेंगे। कोई भी अगर स्टेट आता है तो उस स्टेट से जितना संबंधित आर्द्रभूमि है, जितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जितने नेशनल पार्क हैं, जितने पक्षी अभ्यारण्य हैं, जितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, फेमस पर्सनालिटी, जीआई टैग है, उन सबको कवर करेंगे। और केवल 3 महीने के भीतर आपको भारत का जितना भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जिससे है मैं कंठस्थ याद कराऊंगा। आप गारंटी के साथ हमसे जुड़ सकते हैं।
तो केवल 3 महीने में पूरे भारत दुनिया भर की खबरों के साथ अगर आप जानने के इच्छुक हैं, गारंटी ले लीजिए आप 3 महीने में आपको पूरे भारत का जीके लर्न हो जाएगा अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिए दोस्तों। एक बेहतर जानकारी के साथ स्टैटिक जिससे और करंट दोनों का मिश्रित आपको अध्ययन मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर दी है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।